ना इंटरेस्ट की अगर ये रिस्क मेजर कर रहा है तो अगर कर्जा ज्यादा लिया है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, कर्जा कम लिया तो रिस्क भी कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट भी कम है ना। कंबाइन लीवरेज, कभी कभी क्या होता है सर, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों का लीवरेज यानी दोनों के रिस्क अगर मेजर करनी है देन हम लोग निकालते हैं कंबाइन लीवरेज। अब इसका फॉर्मेट क्या है ध्यान से देखो, सेम। अब इसमें ना मार्जिनल कॉस्टिंग भी अभी रिवाइज करूंगा मैं, बाद में बोलने का नहीं कि यार मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट यहाँ से रिलेट नहीं होता है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करना सीखो। सेल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता, कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट बोले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, तीनों मिला के वेरिएबल कॉस्ट हुआ। उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो मिलता प्रॉफिट, पर अपन इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इससे मेरे को मिलता पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है बराबर। तो ये क्या आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या बात करता है, वेरिएबल कॉस्ट की रिस्क की बात करता है। किसकी रिस्क, वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कहता हूं पीवी रेशो 70% है, इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन सॉरी पीवी रेशो अगर 70% है इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30%। मैं ये कहता हूं कि 40% अगर मेरा पीवी रेशो है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60%। तो आप वेरिएबल के रिस्क मेजर करते हो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है। देन फिक्स कॉस्ट आपने माइनस किया कंट्रीब्यूशन में से तो आपको क्या मिलता है, ईबीआईटी। तो ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है। कौन सा, ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कौन से रिस्क कैलकुलेट करता है, फिक्स कॉस्ट की रिस्क कैलकुलेट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी बराबर। ये टाइम्स में, इसमें 100 में मल्टीप्लाइड नहीं करना। देन इंटरेस्ट में से सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट हटाओ तो क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये इंटरेस्ट की पोर्शन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ये वाला पार्ट आएगा वहां पे। नाउ ये इसने कौन सा रिस्क मेजर किया, इसने इंटरेस्ट रिस्क मेजर किया, इसने फिक्स कॉस्ट का रिस्क मेजर किया, इसने वेरिएबल कॉस्ट का रिस्क मेजर किया। देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्सेस हटाएंगे, टैक्सेस हटाने के बाद क्या मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से डिविडेंड हटाएंगे, दिस इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये आपको मिला अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। नाउ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी मिलने के बाद इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, ईपीएस। नाउ अब ध्यान से देखो, चलो दोबारा कर दे। सबसे पहले क्या आएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, contribution minus fixed cost, इसमें से minus fixed cost, तो अर्निंग बिफोर earning before interest and tax, interest and tax, interest minus इंटरेस्ट, तो क्या आएगा, EBT, अर्निंग बिफोर earning EBT, before tax, फिर टैक्स, tax, taxes taxes, अर्निंग earning for आफ्टर, equity, after e-tax, नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर earning for net income, फॉर इक्विटी। अब अर्निंग फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ divide the शेयर से number of डिवाइड करो, number of equity shares, ईपीएस earning बनेगा। per share, EPS, देखो काम क्या करना है, हम लोगों ने एक और टॉपिक अकाउंट्स में पढ़ा था व्हिच इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में दो आते हैं, एक वैल्यू ऑफ शेयर ऑन अ यील्ड बेसिस, यील्ड बेसिस पे आता है अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड। अर्निंग यील्ड में आप ये वाला अप्रोच इस्तेमाल करोगे, ओके इसको एनआरआर से, ईपीएस को एनआरआर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस, या ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाइड करो, ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाइड करो तब भी क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। नाउ मार्केट प्राइस पता है, इसको पी रेशो से डिवाइड करो,
तो क्या मिलेगा EPS। ये इक्वेशन उल्टे पुल्टे वाले आपको पता होने चाहिए। अब फॉर्मेट याद रखिएगा, फॉर्मेट के बेसिस पे आपके फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे। पीवी रेशो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन Upon sale upon sale into into 100. 100. डन। देन उसके अलावा कौन सा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ फॉर्मूला है आपका Contribution upon Contribution EBIT. upon EBIT EBIT, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT upon EBIT EBT. divided by ओके, इसको एक और फॉर्मूला है क्या, EBIT EBIT डिवाइडेड Upon बाय EBIT minus interest. माइनस इंटरेस्ट। ये भी है ना फॉर्मूला, EBIT कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट से आप डिग्री निकाल सकते हो वहां पे। देन डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, Contribution upon EBT. अपॉन EBT, EBIT EBT EBT. कंबाइन है। अगर ये नहीं हुआ तो EBT डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये दोनों करोगे, फाइनेंशियल लीवरेज आया यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइन वाला। फॉर्मेट हो गया, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले के मतलब हायर द पीवी रेशो हायर द प्रॉफिट, लोअर द पीवी रेशो लोअर द प्रॉफिट। ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज रेशो ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग रिस्क भी ज्यादा है। ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है इसका मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 40 की जगह 60 मार्क को पासिंग कर दिया तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज कम तो ऑपरेटिंग लीवरेज का रिस्क भी कम, फिक्स कॉस्ट भी कम, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कम। 20 को पास कर दिया तो फिर वो देन फाइनेंशियल लीवरेज। नाउ फाइनेंशियल लीवरेज में ध्यान से देखो, हो गया क्या तुम्हारा, जैसे जैसे टाइम आगे चला जाता है तो वाहियात तरीके से हरकतें करना चालू कर। अहो येत आहे ना आम्हाला, असं नाही म्हणत आहे, रिव्हिजन मध्ये येते असं वाटतं, हा म्हणजे समजतं, हा म्हणतोय समजतोय, आजच बी आजच सगळे खूप इज्जत करतो तो, त्याला करून दाखव। अभ्यास बट ऑब्वियसली अभ्यास, मी काहीच नाही बोललोय पण अरे आता इथं बसले त्यांच्याकडे, आता कोणाकडे बघू मी, असं बघून शिकू का, तेव्हा कितीही प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला प्रॉब्लेम नक्की करू दे बाबा। कॉन्सेंट्रेट। चलो हम लोग बात करें फाइनेंशियल लीवरेज की। फाइनेंशियल लीवरेज का टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, तो फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है इसका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा है इसका मतलब रिस्क भी ज्यादा है। अब ध्यान से दूसरा इंटरप्रिटेशन, लोन ज्यादा है इसका मतलब इक्विटी कम है, समझ में आया। नाउ इंटरेस्ट आपका कम है इसका मतलब लोन भी कम है, रिस्क भी कम है, तो इक्विटी पोर्शन ज्यादा है। कब हमेशा डेब्ट इक्विटी का कॉम्बिनेशन बना के कैपिटल रेज करते ना, हे बावड़ा लक्ष दे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, मेरे को ओवरऑल अगर रिस्क चाहिए फर्म का तो ओवरऑल रिस्क निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब देखो ना, किसी कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है, लोन कम होता है, किसी कंपनी में लोन ज्यादा होता है, फिक्स कॉस्ट कम होता है, तो हम लोग को अगर जजमेंट लेना है तो हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज देखे कि फाइनेंशियल लीवरेज देखे, दोनों देखो, यानी कंबाइंड लीवरेज देखो और उसमें से फॉर्म चूज करो जिसमें रिस्क कम है। ना इसके अलावा चेंज इन वाले फॉर्मूले याद है क्या आप लोगों को,
क्या याद है, कुछ भी बोलते बट degree of operating leverage, a percentage change in earning before interest and tax divided by percentage change in sale. कितने प्रतिशत सेल में चेंज होने के बाद कितने प्रतिशत आपकी अर्निंग चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. तीसरा तुम तो रट के ही जाते हो, ईबीआईटी कैंसर, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल. वो वाले फॉर्मूले तुमको अच्छे से याद है, उसका मेरे को टेंशन नहीं है. ये वाले फॉर्मूले तुमने ऑप्शन में डाले, लिखो अभी क्या, वापस लिखो, बैक साइड ऑफ द पेज पे जाओ, वापस लिखो. मैं वापस पढ़ा रहा ना, वापस रिवीजन ले रहा ना, तो वापस लिखने में क्या प्रॉब्लम है. श्रुति बोले वापस क्यों लिखने में. डन सर. हो गया उनका ऑनलाइन वालों का लिख के Done, sir. लोग ऐसे हवा. डन सर. चल ऑनलाइन वाले डन बोले, मैं जा रहा अभी. चल काय चालते प्रतीक्षा, तिकडून इकडं इकडून तिकडं. वो भेज क्यों. हो गया. चल बिना देख के बताओ फॉर्मूला. ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय Percentage change in sales. फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज Percentage change Percentage change in EPS percentage upon change in percentage change in EBIT. EPS divided by percentage change in sale. ये आपके लीवरेज हुए. ओके, एजम्पशन, ये एजम्पशन वाला पार्ट है ना, आप ऑप्शन में डालते हो. हम लोगों ने ऑप्शन में क्या बोला, आपके पास एक तो इक्विटी शेयर है या डेब्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं. देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स. ये हम लोगों ने एज्यूम करके रखा हुआ है. जब भी अपन लीवरेज वाला प्रॉब्लम करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं एक तो इक्विटी है या डेब्ट है, दोनों है. उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम का कंसेप्ट अपने यहाँ पे नहीं है. मॉड्यूल पे आ जाओ, मॉड्यूल. मिला मॉड्यूल 100, पेज नंबर 100.
नहीं वो चेयर के लिए बैक है ही नहीं, ऐसे वो बैक पे ऐसे जाएंगे। जैसे जैसे मैनेज करेंगे। ओके, गिव द कैपिटल बजटिंग DCL। अपन जब कैपिटल, चलो ध्यान दो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी मर्जी से चाहे उतना कैपिटल डेब्ट में चाहे उतना कैपिटल इक्विटी में नहीं ला सकते। देयर शुड बी आइडियल कॉम्बिनेशन। ये रेशो क्यों दिया है? डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 होना चाहिए। एक आइडियल रेशो आपका फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर सकते हो। तो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, ये आपको मार्क करनी भी है और ये आपको याद भी रखनी है। क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रेफर्स टू कंपोजिशन और मेकअप कैपिटलाइजेशन इंक्लूड ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मींस क्या है? कंपोजिशन है किस चीज का? कैपिटलाइजेशन which include all long term capital source। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की नहीं। देन जेम्स हॉर्नी ने एक डेफिनेशन दिया, इट्स अ मिक्स ऑफ परमानेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंस बाय डेब्ट प्रेफरेंस एंड कॉमन इक्विटी। तो इन्होंने ना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया ना। इन्होंने बोला कोई भी कॉम्बो चलेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए, इन्होंने बोला डेब्ट प्रेफरेंस एंड इक्विटी का कोई भी कॉम्बो चलेगा। ऐसे दो डेफिनेशन इन्होंने दिए। ऑल दीज आर नथिंग बट व्हाट? स्ट्रक्चर। मेरे पास कितना है? स्ट्रक्चर में होते टाइप। कितना टाइप? 4 टाइप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर टाइप, देन वर्टिकल स्ट्रक्चर टाइप, देन पिरामिड शेप स्ट्रक्चर टाइप एंड इन्वर्टेड पिरामिड शेप स्ट्रक्चर टाइप। आपके कैपिटल टाइप यानी स्ट्रक्चर 4 है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में लिख के रखो ओनली इक्विटी नो डेब्ट। ओनली इक्विटी नो डेब्ट। आपके साथ इक्विटी ही इक्विटी है, डेब्ट है ही नहीं। देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, हॉरिजॉन्टल बेस डन। नेक्स्ट वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, अंडर दैट ध्यान से देखो, स्मॉल पोर्शन ऑफ इक्विटी, स्मॉल पोर्शन ऑफ इक्विटी एंड लार्ज डेब्ट, लार्ज डेब्ट। ये कौन सा हुआ? वर्टिकल। ये एमसीक्यू में आएगा आपको, थियोरेटिकली प्रिपेयर्ड रहो। कौन सा स्ट्रक्चर है? इक्विटी कम और डेब्ट ज्यादा, तो वर्टिकल। ओनली इक्विटी, देन हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट वन पिरामिड। ये आपका पिरामिड स्ट्रक्चर 2 सेकंड के लिए देखो। ये जो आपका नीचे का बेस है विच इज अ ब्रॉडर बेस, ये किसका है? इक्विटी एंड रिजर्व्स। और ये ऊपर का जो पोर्शन है ना वो आपको प्रेफरेंस का रहेगा और लास्ट में रहेगा डेब्ट वाला। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पिरामिड स्ट्रक्चर। मन कर्जा बहुत कम लेते हैं और इक्विटी पोर्शन हमेशा ज्यादा होता है। आइडियल कॉम्बिनेशन ये पिरामिड दिखेगा आपको बहुत सारी कंपनी में। ओके, ये लिखा। नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है। एक और पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इसीलिए अपन ने इक्विटी ज्यादा लाया क्योंकि इक्विटी अपने को सस्ते में मिला है। डन? हाँ जी, नेक्स्ट वन एडी। एंड नेक्स्ट रिवर्स पॉइंट ऑफ पिरामिड विच इज इन्वर्टेड पिरामिड। अब इससे क्या समझ में आएगा? इक्विटी पोर्शन कम, प्रेफरेंस मिडल और डेब्ट पोर्शन ज्यादा। इन्वर्टेड पिरामिड।
ना ये कभी भी कोलैप्स हो सकता ना, ओके, क्योंकि डेप्ट ज्यादा है और इक्विटी वाला पोर्शन कम है। इक्विटी वाले सफिशिएंट ही नहीं है ना, कल को कंपनी बंद हो गई, इक्विटी वाले रीपे कर पाएंगे क्या डेप्ट को? नहीं। एडवांस पढ़ून टाकले ते मोस्ट रिस्की कोलॅप्स। तो काल मला म्हणत होता की त्याला आयसीआयसीआयचा प्रेसिडेंट व्हायचं. त्यांचा पार्किंगचं प्रेसिडेंट तो बोलला करावं. की मी सगळ्यांचा ओडीओपी घेऊन फुकट डिग्री. किती सोपं. त्यासाठी आपल्याला मेंबर बनायला लागतं, त्यासाठी आपल्याला सीएस व्हायला लागतं. मी काय म्हणतो नाही का केस होतं पहिले मी म्हणजे तर ते पण बस स्टॉपवर विकेलं सीएस 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 सीएस. चलो डन हो गया। तो ये 4 कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आए? ओके, क्विकली रिवाइज करें। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ओनली इक्विटी, देन वर्टिकल का मतलब इक्विटी कम डेब्ट ज्यादा, पिरामिड का मतलब इक्विटी ज्यादा डेब्ट कम, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा पार्ट। सिग्निफिकेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर का। इट रिफ्लेक्ट द फॉर्म स्ट्रेटेजी, फॉर्म की स्ट्रेटेजी क्या है ये फॉर्म की स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है। देन ये फॉर्म की रिस्क बताता है। उसके अलावा ये टैक्स अवॉइड करने का मैनेजमेंट टूल है। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप इशू करोगे टैक्स बचता है क्या? नहीं। डेब्ट डिबेंचर कर्जा लोगे तो टैक्स बचता है क्या? हाँ। सो दिस इज द टूल। एंड नेक्स्ट, ब्राइट द इमेज ऑफ फर्म। किसी कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा है, अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप डेली अपर सर्किट लिखता है। एक बार शेयर बढ़ना चालू हुआ बस अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, और जिस दिन गिरना चालू होता है बस गिरते जाता है गिरते जाता है गिरते जाता है बस। नाउ ये कंपनी को कुछ भी, ये कंपनी अदानी की कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी, और उनकी कंपनी में जाने के बाद प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन देखो, मैंने दिखाया था आपको एक दिन, ए कंट्रीब्यूशन, बी कंट्रीब्यूशन, सी कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर ने खुद अपने शेयर गिरवी रखे हुए, इतने तो कर्जे में डूबे हुए। इनकी कंपनी की एक ही अच्छी बात है क्या? इनके पीछे नरेंद्र मोदी खड़ा है। बस जब तक सरकार में है ये आसमान छुएंगे। कल का न्यूज है, ही इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट 6th पर्सन। अंबानी तो 10 पे गया है, ये तो 6% पे गया। जब तक मोदी है तब तक। परसों का एक और न्यूज है वहां पे, ही हैज स्टार्टेड अदानी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर अभी वो एजुकेशन स्टार्ट करेगा नॉल दैट। इंसॉल्वेंट पर्सन within a 2 years, insolvent person within a 2 years become a world 6th largest person, richest person बन चुका है। बस पावर होना चाहिए। तुम्हारे हाथ के पीछे है कि कोई ऐसा बड़ा हाथ? मोदी। तो वो रिचेस्ट पर्सन नहीं बना सकता तुमको। हाँ, वो नॉलेजेबल पर्सन पक्का बना सकता। चलो, तो सिग्निफिकेंस शॉर्ट में, सिग्निफिकेंस याद रखो, फॉर्म की स्ट्रैटेजी बताएगा, फॉर्म की रिस्क बताएगा, मैनेजमेंट टैक्स टूल बताएगा, और फॉर्म की इमेज। जिस कंपनी में कर्जा ज्यादा है उसकी इमेज अच्छी रहेगी कि बुरी? बुरी। टाटा कंपनी के देखो बिल्कुल कर्जा नहीं, एकदम बिल्कुल कर्जा नहीं, इमेज कैसी है? टीसीएस वाली एकदम बड़ी है कि नहीं? दैट्स द ओनली थिंग। सो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको स्ट्रैटेजी बताएगा, ये आपको रिस्क बताएगा, ये आपकी इमेज बताएगा, और ये आपको टैक्स सेविंग करने में प्लान करेगा। डन? चलो, रिटर्न, रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी एंड कंट्रोल। कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी इशू करना है, डेब्ट इशू करना है, या डेब्ट के अलावा आपको इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस इशू करने, आप क्या देखोगे? इस पे रिटर्न कितना है, इस पे रिस्क कितना है, फ्लेक्सिबल कितना है, कैपेसिटी कितना है, और कंट्रोल कितना है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे C² F R², C² F R²। CC का मतलब हो गया वहां पे कैपेसिटी एंड कंट्रोल,
देन एफ का मतलब हो गया वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर का मतलब हुआ रिस्क एंड रिटर्न। तो ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर टॉक अबाउट सी स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ओके, कैपेसिटी एंड कंट्रोल, एफ का मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आर का मतलब रिस्क एंड रिटर्न। नाउ अब कोई भी अपन डिफरेंस पढ़ते ना, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस पढ़े हैं अपन, डिबेंचर शेयर का डिफरेंस पढ़े अपन, हर बार क्या देखते हैं कि वह रिस्की कौन है, इक्विटी, डेब्ट सेफर, रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, फिक्स मिलता है, फ्लक्चुएटिंग मिलता है। ये देखे कि नहीं देखे? देखे। फ्लेक्सिबल, इक्विटी कन्वर्ट नहीं होता है बट डिबेंचर प्रेफरेंस कन्वर्ट होता है। फ्लेक्सिबल है, यस। प्रेफरेंस को कंट्रोल नहीं है, डिबेंचर को कंट्रोल नहीं, इक्विटी को कंट्रोल है, यस। कैपेसिटी, डेब्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, प्रेफरेंस की लिमिटेशन है, इक्विटी की कैपेसिटी नहीं है। ये सारे पांचों पॉइंट आपके स्ट्रक्चर में मैटर है। कितना इक्विटी ला सकते हैं, कितना कर्जा ला सकते हैं, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। तो आपके वेल प्लान स्ट्रक्चर में कौन सा आएगा, एस सी स्क्वायर एफ एंड आर स्क्वायर। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या करना है, चूज करना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करते वक्त आप कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे ये उन्होंने दिया, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये 4 अप्रोचेस इंपॉर्टेंट। स्टॉप इंटरनल डिस्कशन। मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं क्योंकि मेरी क्लास है बट फिर भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो जरा शांति बनाए रखो। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न एंड मिलर अप्रोच। ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 थ्योरीज है और ये चारों के चारों थ्योरीज में क्या क्या लिखा हुआ है यही अपन देखेंगे। पहला नेट इनकम अप्रोच, एफएम में थ्योरी पे इंपॉर्टेंस दो। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अ फर्म एंड thereof कैन अफेक्ट the value of increase and decrease of debt proportion and financial mix. The net income approach make the following assumption. ये assumption सबसे ज्यादा important है। क्या? Cost of debt are less than cost of equity. Both cost of debt and cost of equity are remain constant. Increase the financial leverage, more and more use of the debt, and does not affect the risk perception of investor. And third, there are no taxes. 3 assumption क्या है? आपका डेप्ट सस्ता है, कर्जा सस्ते में मिल रहा है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इक्विटी जो भी है वो फिक्स है और टैक्सेस यहाँ पे है नहीं। ओके, देन ये आपके assumptions हो गए पहले वाले थ्योरी के। दूसरा, नेट ऑपरेटिंग के बाद नेट income approach. Net operating approach is opposite of net income approach. The market value of firm is depend on operating a profit or EBIT or overall cost of capital. The financial mix of the capital structure is irrelevant and do not have the impact on value of firm. Net operating income approach और ये आपका कौन सा है, net income approach. Now, यहाँ पे क्या कहा है और वहां पे क्या कहा है? यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म में यहाँ पे रिलेशनशिप है। ये कौन कह रहा? नेट इनकम अप्रोच कह रहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर और आपकी फर्म की वैल्यू इसमें रिलेशनशिप है। नाउ कैसे? द फर्म अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीजिंग डेब्ट पोर्शन ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी जब कर्जा लेगी या कर्जा कम करेगी उसके हिसाब से फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी या कम होगी। ये कौन बोल रहा? नेट इनकम अप्रोच। अब नेट ऑपरेटिंग अप्रोच क्या बोलता है? नेट ऑपरेटिंग अप्रोच बोलता है कि ये ऊपर में बताई गई सारी बातें झूठी है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है वहां। तो नेट इनकम अप्रोच इज कंप्लीटली अपोजिट है और वो कहता है कि आपकी अर्निंग और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस पे आपकी फर्म की वैल्यू डिसाइडेड होती है। अब कर्जा कितना ले रहे हो कितना नहीं ले रहे हो इससे फर्म की वैल्यू डिसाइड नहीं होती। ये भाई साहब ने भी कुछ एजम्पशन किए। क्या? इन्वेस्टर फर्म कैपिटलाइज टोटल अर्निंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म। अपन क्या करेंगे? अर्निंग निकालेंगे। अर्निंग बोले तो ईपीएस, ईपीएस को एनआरआर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मार्केट वैल्यू। ये उन्होंने बोला है। Cost of capital firm is constant and depend on the business risk also assumed to be unchanged.
फर्म का कॉस्ट जो है कैपिटल का वो कांस्टेंट है और इसके अलावा उसका रिस्क भी कांस्टेंट है. देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज आल्सो कांस्टेंट. The more and more use of the debt in the capital will increase the risk of shareholder and does result into increasing the cost of capital. अब जितना ज्यादा कर्जा लोगे उतना रिस्क बढ़ेगा क्योंकि ये रिस्क का प्रेशर किस पे आ रहा है? इक्विटी पे. तो इक्विटी क्या बोलेगा? मेरे को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड देना है दो, बट मेरे को रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा मांगता. क्यों? क्योंकि रिस्क मेरा भी तो ज्यादा है. ये कर्जा अगर रीपे नहीं हुआ तो मेरे को रीपे करना है, मेरी रिस्क ज्यादा है, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. एक्सेस नहीं है. तो यहाँ पे एजम्पशंस क्या हो रहे हैं? 2 सेकंड. एजम्पशन हो रहे हैं यहाँ पे कि आप आपकी अर्निंग को कैपिटलाइज करोगे ईपीएस को डिवाइड करने के बाद. कॉस्ट ऑफ डेब्ट कांस्टेंट रहेगा. देन जितना कर्जा लोगे उतना इक्विटी का भी कॉस्ट बढ़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट फर्म का बढ़ जाएगा. टैक्सेस नहीं रहेंगे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली कांस्टेंट रखने की कोशिश करो. सेकेंड वाले में कांस्टेंट का मतलब उसका रेट कांस्टेंट होना चाहिए. यानी मैंने कर्जा लिया 10% ना, तो ये 10% ही रहना चाहिए. 11 मार्केट रेट के हिसाब से, फिर 12, फिर 13, ये नहीं चेंज होना चाहिए. सी ध्यान से देख, यहाँ पे ये आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम होना चाहिए देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये समझ में आया? ओके. कॉस्ट ऑफ डेब्ट 10% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12. तो ये जो रेट है ना 10%, ये अगले साल भी 10 ही रहेगा, अगले साल भी 10 ही रहेगा, उसके अगले साल भी 10, उसके अगले साल भी 10, ऐसे कांस्टेंट होना चाहिए. और ये 12 12 12 12 यानी कर्जा जीरो भी हुआ तो भी ये 12 ही होना चाहिए. ओके. आज ये 2 अप्रोचेस पे ही फोकस करो, और 2 अप्रोचेस आपके बाकी है, मॉडल एंड मिलर थ्योरी और उसके अलावा ट्रेडिशनल अप्रोच. ये अपन कल वाले में देखेंगे और कल वाले में देखने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपन एमसीक्यू के लिए स्कैनर बुक रेगुलर वाली और अपनी अकाउंट्स वाली बुक दोनों कैरी करना. इवनिंग मैसेज मत करना चालू करो 6 बजे से, रात 9 बजे तक आपको कंफर्मेशन आएगा कि कल के क्लास की टाइमिंग क्या है. तब तक ना फोन करो, ना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, सिर्फ एमसीक्यू करो. Okay, sir. चलो. ओके. सी यू टुमारो. चलो बाय बाय. Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.